अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर, हमारे भारत पर कैसे पड़ रहा है? क्या वो एक चुनौती है या आपके लिए एक मौका है? इस विषय में खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं श्री चरणजोत सिंह नंदा जी का। सर, आप चेयरमैन है एआई कमेटी आईसीए का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के डीडी मॉर्निंग शो में। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर प्रीतदीप सिंह का। नमस्कार, आप टीम मेंबर हैं भारत इनोवेट्स के। दर्शकों को बता दें कि भारत इनोवेट्स भारत सरकार का एक एक्सेलरेटर कार्यक्रम है जो कि डीप टेक स्टार्टअप्स की मदद करता है। और आप हाल ही में नीस फ्रांस से लौटे हैं जी, और परोक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती नित्या सुब्रमण्यम जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ग्लोबल डेटा एंड एआई एग्जीक्यूटिव हैं। नित्या जी, आप इसे शुरू करेंगे। 1950 के दशक की बात करें तो इंग्लिश मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एलन ट्यूरिंग, और उन्होंने मानवता से सवाल किया कि क्या मशीन सोच सकती हैं, कैन मशीन थिंक। तब से लेकर अब तक 7 दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैसे इवॉल्व किया है? जी, पहली बात शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले देखिए, 1950 के दशक में एआई एक विचार थी, एक सपना था कि मशीनें भी इंसान के बारे में, इंसान की तरह सोच सकती हैं। तो इस दौर में ट्यूरिंग टेस्ट जैसे महत्वपूर्ण विचार सामने आए, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाती थी कि क्या मशीनें वाकई में इंसानों की तरह सोच सकती हैं या फिर बात कर सकती हैं। इसके बाद जो एक दौर आया वो था रूल्स बेस्ड सिस्टम्स का, जिसमें मशीनें इंसानों द्वारा प्रोग्राम किए गए रूल्स को फॉलो करती थी, इनपुट लेती थी, उन रूल्स को अप्लाई करती थी और आउटपुट जनरेट करती थी। तो मशीनों में सोचने की क्षमता नहीं थी, वो सिर्फ रूल्स को एग्जीक्यूट करती थी। उसके बाद 1990 के दशक में मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें मशीनों ने डेटा से सीखना शुरू किया, उसमें से पैटर्न्स रिकग्नाइज करनी शुरू करी और अनुमान लगाने शुरू करे, जिसको प्रिडिक्शन बताते हैं। जैसे प्रिडिक्टिंग वेदर हो गया, मौसम का प्रिडिक्शन हो गया, या फिर प्रिडिक्टिंग सेल्स, बिक्री का प्रिडिक्शन हो गया, या फिर बैंक के ट्रांजैक्शनों में अच्छे ट्रांजैक्शन वर्सेस रिस्की ट्रांजैक्शंस में डिस्टिंक्शन हो गया। इसके बाद एक दौर आया जिसको कह सकते हैं डीप लर्निंग का दौर, जहां पे एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क्स काफी फेमस हुए। इनमें मशीनों ने ना सिर्फ सिंपल वाली रूल्स पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी शुरू करी, उन्होंने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करनी शुरू करी। मान के चलिए, भाषाओं का अनुवाद करना शुरू कर दिया, चेहरे पहचानने शुरू कर दिए, आवाजें समझनी शुरू कर दी। और उसके बाद का जो दौर आया, जो ऑलमोस्ट अभी तक चल रहा है, जो 2020 का जो दौर था जनरेटिव एआई का, जहाँ पे मशीनों ने पैटर्न्स जनरेट करनी भी शुरू कर दी। जैसे आपका चैट जीपीटी या फिर क्लॉड वगैरह हो गया, जहाँ पे आप कोई सवाल पूछते हो तो वो लेख में या चित्र में जवाब देता है, तो ऐसा लगता है कि उस तरफ एक इंसान बैठकर जवाब दे रहा है। तो मशीनों ने ये चीज परफेक्टली करनी शुरू कर दी। और अभी का जो दौर चल रहा है वो एजेंटिक एआई का दौर है, या फिर एजेंटिक वर्कफ्लोज का दौर है, जिसमें मशीनें ना सिर्फ वार्तालाप करती है, सवाल जवाब देती हैं, वो इंसानों के बिहाफ में टास्क भी करती हैं, कार्य भी करती है, निर्णय लेती है। तो दिस इज कम अ फुल सर्कल। सो आप सोच के देखिए कि 1950 में जो एक सपने से, एक विचार से आज मशीनें इतनी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग हो चुकी है कि यार ट्यूरिंग टेस्ट है उसको भी बीट कर रही है। तो कुल मिला के नित्या मैम, कह सकते हैं हम कि मशीनें वाकई आज वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें, बात करें तो सोच रही हैं, हमसे बात कर रही हैं, हमारे कार्य कर रही हैं। चरणजोत सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि वर्तमान अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या लगता है एआई के आने के बाद में भारत के वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो कितना बदलाव आया है? देखिए मैडम, रीऑर्गेनाइज हुआ है। बहुत सारे काम जो मोनोटोनस है वो आज एआई आपके लिए कर रहा है जी। लेकिन एआई आपके लिए ट्रस्ट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। आप सारे काम जो एक समाज के अंदर प्रॉपर तरीके से बिना हेलुसिनेशन के करते हैं वो आपको करने हैं। एआई सिर्फ एक एनेबलर है, आपको एक शक्ति देता है ताकि आप अपने जो मोनोटोनस और बोरिंग काम है उनको फौरन करें, लेकिन स्ट्रेटेजी, डिसीजन
ऑब्जेक्टिविटी आपकी है। जी, ये जो शब्द आपने यूज किया नंदा सर, हेलुसिनेशन, ये थोड़ा व्यूअर्स को समझाएं। और फिर एक शब्द आता है गार्ड रेल, प्रोटेक्ट करने के लिए, ये क्या है? देखिए साहब, अगर आप बात करते हैं हेलुसिनेशन की, तो एआई कई बार इतना चार्ज हो जाता है कि वो ऐसी फिक्टिशियस सिचुएशन पैदा कर देता है। मसलन कोई केस लॉ है, तो अपने आप से केस लॉ उसकी इन्फ्लुएंस कर देता है, जिसके बेसिस पे पढ़ने वाले को लगता है कि सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। अल्टीमेटली जो भी एआई करता है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, आपको उसको रेटिफाई करना है। तो इसलिए जो आदमी उसकी बात को मानकर रिपोर्ट को साइन कर रिस्पॉन्सिबल, वो है, एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी, यानी एआई एक टूल है, वो मानव को एक तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जो वर्क कल्चर है उसमें एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। ऐसे में डॉक्टर प्रीत, जो हम वर्ड सुनते हैं सॉवरिन एआई, इसको हम कैसे समझें? आप ये देखिए कि एआई का जो बेसिस है, मूल आधार है, वो है पूरी दुनिया का डेटा। अब अगर आप देखें कि ऑनलाइन हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हम इंग्लिश में ज़्यादातर इंटरेक्ट करते हैं। आप देखें कि ज़्यादातर इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है, जो रहा है पिछले बहुत सालों में, वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा रहा है, जिस वजह से अभी जो मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रूटेड इन वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं। इंडियन डेटा का रिप्रेजेंटेशन एक किसी भी बड़े मॉडल में, किसी वेस्टर्न मॉडल में 5 से 7% होगा। अब इस समय वो हमारी वैल्यूज़, हमारे कल्चर और हमारी योग्यता को सही से नहीं दर्शा पाता। तो इसलिए भारत सरकार का इंडियन एआई मिशन द्वारा एक पहल है कि क्या हम एक इंडिया सेंट्रिक सेट ऑफ मॉडल्स बना सकते हैं, वीडियो के, ऑडियो के, स्पीच के, टेक्स्ट जनरेशन के। तो इसमें अगर आप देखेंगे सर्वम है, अवतार है, जिसमें इंडिया सेंट्रिक कंटेंट 17 से 20% है, जिसका मतलब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारा डेटा इंडिया में रहेगा और कोई और विदेशी ताकत कभी उसको वेपनाइज या मोनेटाइज हमारे विरोधी उस पे नहीं कर सकता। सॉवरेन एआई मतलब हमारे मॉडल डेटा भारत का भारत में ही रहे, डेटा प्रिवेसी हो जाएगी, उससे डेटा प्रिवेसी भी रहेगी और इंडियन गवर्नमेंट का उस पर एक कंट्रोल भी रहेगा, वो भारत के मॉडल्स होंगे। जी, नित्या जी, आपको क्या लगता है कौन से मेजरली ऐसे सेक्टर्स हैं जहां एआई का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है? काफी सारे सेक्टर्स हैं। अभी इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया में हेल्थ केयर पर एआई का बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, एग्रीकल्चर पर पड़ा है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में पड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ केयर ले लें तो एआई असिस्टेड रेडियोलॉजी या फिर एआई असिस्टेड थेरेपी जो है, जिसमें एक्सरेज और सीटी स्कैन्स और एमआरआई को बहुत डिटेल में एक्यूरेटली पढ़ा जाता है टू आइडेंटिफाई एब्नॉर्मैलिटीज, या फिर टेलीमेडिसिन हो गया या क्लिनिकल मेडिकल सपोर्ट या इस तरीके के ऑटोमेशंस हो गए, जिसकी वजह से फ्यूअर डॉक्टर्स आर नीडेड टू सर्व मोर पेशेंट्स। तो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। एग्रीकल्चर में एआई बेस्ड क्रॉप डिसीज डिटेक्शन जो है, जो और पेस्ट कंट्रोल जो है वो भी आ गया है। जी, तो नित्या जी, जैसा आपने कहा कि फाइनेंस के क्षेत्र में भी एआई का अच्छा एक इम्पैक्ट है, तो अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका देखें तो जो ट्रेडिशनल रोल था अकाउंटिंग, टैक्स, कंप्लायंस, गवर्नेंस, उसमें किस तरह का बदलाव आ रहा है एआई के आने के बाद? देखिए, अगर आप एआई की बात करें तो कहा जाता है कि अमूमन हम कम बोलते हैं, एआई के बारे में कह रहा हूं कि अमूमन हम कम बोलते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बस हम ही बोलते हैं। इट इज एम्फेथेटिक, वो आपके टेबल पर कुछ लाता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम एनालिसिस करके उस पर स्ट्रेटेजी बनाना है, बोर्ड रूम्स को इन्फॉर्म करना है क्या उनकी थॉट होनी चाहिए, उसका ट्रस्ट फैक्टर देखना है, उसके अकाउंटेबिलिटी देखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है उसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अल्टीमेटली साइन चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, हेल्प वो कहीं से भी ले, जो साइन कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करें, आप ट्रस्ट की बात करें, आप एथिक्स की बात करें, तो उन सब का समावेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको लेना है और उसके बाद अपने टेस्ट, चेक्स और बैलेंसेस करने हैं कि वो इंफॉर्मेशन आगे जहां जाएगी, चाहे वो कॉर्पोरेट में जाए, चाहे वो शेयर होल्डर्स को जाए, चाहे क्लाइंट्स को जाए, चाहे रेगुलेटर को जाए, चाहे गवर्नमेंट को जाए, जहां भी जाए उसकी वेरासिटी, उसकी करेक्टनेस, उसकी एक्यूरेसी को वो जी अपने हिसाब से वैलिडेट करता है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीत, आज के एआई के दौर में अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, हम यंग प्रोफेशनल्स की बात करें, क्या लगता है उनको आज के दौर में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर उनको काम करना चाहिए? देखिए, एजुकेशन में अगर हम सिर्फ देखें स्टूडेंट्स वाले उसमें, तो आप एआई को एक ट्यूटर की तरह ले
यदि आप उस ट्यूटर से अपना होमवर्क करा लेंगे तो आप कभी ज्ञानी नहीं बन पाएंगे, दैट्स वेरी क्लियर। लेकिन अगर आप उस ट्यूटर से सीखेंगे, एंगेज करेंगे, अपने तरीके से सीखेंगे, कुछ लोग विजुअली सीखना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑडियो से, कुछ लोग पढ़ के, तो उससे आप बेटर होंगे। तो एजुकेशन में सबसे पहला तो ये, उसको जैसे सर ने कहा, इट हैज टू बी यूज्ड एज अ टूल। डॉक्टर प्रीत, दैट से एग्जांपल इन अ स्कूल स्टूडेंट गेट्स अ होमवर्क, इंस्टेड ऑफ रीचिंग हिज ओन ब्रेन एंड थॉट फर्स्ट, if he reaches out to AI, not good for cognitive development. Definitely not good. But if he reaches out to AI कि मुझे अप्रोच बताइए, मैं इसको कैसे करूँ, क्या चीज़ें मुझे आनी चाहिए, ये मेरा असाइनमेंट है, आप रिव्यू कर दीजिए, एज अ ट्यूटर, एज अ सीनियर उसको अगर यूज करेंगे तो उनका वृद्धि ज्यादा होगी। Okay, second point. दूसरा, प्रोफेशनल्स को आज सबसे पहले जानना होगा कि AI की लिमिटेशंस क्या हैं। आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको नहीं पता होगा। आपके ऑफिस में क्योंकि लोग ऑलरेडी वहाँ हैं, तो जब तक वो फाइल आपको हाथ में देंगे और कहेंगे हो गया, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें AI से होंगी और कहाँ उनको अपना दिमाग लगाना है। दूसरा, डोमेन एक्सपर्टीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसका मतलब है कि मैं AI से शायद एक लीगल ड्राफ्ट प्रिपेयर करा लूं, लेकिन उस लीगल ड्राफ्ट में कौन सी 5 चीजें होनी चाहिए, कौन सी 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, किसका ध्यान रखना है, ये डोमेन एक्सपर्टीज पे यंग प्रोफेशनल्स को बहुत फोकस करना चाहिए। और बहुत सारे डोमेन्स हैं जब हम AI की बात करते हैं। नित्या जी, एक शब्द आता है AI स्टैक, जैसे होता है ना स्टैक ऑफ बुक्स, तो कैसे इसकी फाउंडेशन पे सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी है, और फिर जो हम LLM की बात करते हैं, एजेंट्स की बात करते हैं, AI स्टैक समझाइए। देखिए, हमको जो जो AI एप्स से हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे चैट GPT, कोपायलट या फिर बाकी के AI एप्स हो गए, तो हमें वही दिखता है, लेकिन उसके नीचे काफी सारे लेयर्स है जो इस AI को इनेबल करते हैं। इसको हम एक इमारत की तरह या फिर एक लेयर्ड केक की तरह देख सकते हैं। फाउंडेशनल जो होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो AI चल ही नहीं सकता। और जिस तरीके से वी आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर डेटा सेंटर्स, पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। तो इसके ऊपर का जो लेयर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर का, वो AI चिप्स है, जो सेमीकंडक्टर्स हो गए। तो इसमें आते हैं आपके एनवीडिया, AMD, गूगल के TPU वगैरह, इस तरीके के चिप्स। इनको आप इंजन समझ सकते हैं, जहाँ पे AI के कंप्यूट होते हैं हजारों करोड़ों की तादाद में। इसके ऊपर का जो लेयर है वो क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स का है, जिनको आप समझ सकते हैं कि ये AI की फैक्ट्रीज हैं। अभी एक उदाहरण के लिए, आप अगर अपने मोबाइल में एक चैट GPT से एक सवाल पूछते हैं, तो वो जो आपका सवाल है वो इंटरनेट के माध्यम से एक डेटा सेंटर में जाता है, और वहाँ उसका जवाब कंप्यूट होकर वापस आपके मोबाइल तक आता है। तो ये होता है, मतलब क्लाउड डेटा सेंटर्स जो बहुत बड़े कंप्यूटर्स को, मेमोरी, स्टोरेज वगैरह को होस्ट करती हैं। इसके ऊपर का जो 2 लेयर्स है, जो है नॉलेज विच इज इक्विवेलेंट टू डेटा, एंड AI ब्रेन विच आर बेसिकली योर LLMs। तो यहाँ पे होता है जो आपके जो AI ब्रेन्स होते हैं, जैसे आपके क्लॉड हो गए, GPT हो गए, सर्वम AI हो गए, जेमिनी हो गए, तो ये डेटा को कंज्यूम करते हैं। और डेटा 2 तरीके के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, दूसरा होता है आपके डॉक्यूमेंट का डेटा, जो आपके इनवॉइस हो गए या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो ये डेटा जो है ये ब्रेन्स प्रोसेस करती हैं और आउटपुट जनरेट करती हैं। तो इसके ऊपर का AI टूल्स हो गए, जो आप मान के चलिए, जो डेवलपर्स है AI वाले, वो इन टूल्स को यूज करके एप्स क्रिएट करते हैं, विच गेट एक्सपोज्ड टू एंड यूजर्स। इसके ऊपर का जो लेयर है, ट्रस्ट एंड सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा सर ने भी इसके बारे में कहा था कि आजकल लोगों के मन में ये सवाल होता है, मेरा डेटा सेफ है कि नहीं, और ये जो आउटपुट आ रहा है AI से, मैं उसको यूज करूं, इज इट सेफ वगैरह। सो यहाँ पे काफी सारे गार्ड रेल्स, मॉनिटरिंग, कंप्लायंस चेक्स होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर का जो लेयर है वो AI एजेंट्स है, AI वर्कर्स और डिजिटल वर्कर्स का होता है, जो पूरे एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान के चलिए HR में हायरिंग प्रोसेस हो गया, तो ये एजेंट्स जो होती हैं, एक एजेंट एक चीज, एक टास्क बड़ी बहुत क्या कहते हैं, एफिशिएंटली कर सकती हैं। तो ये सारे एजेंट्स मिलकर ये पूरा हायरिंग प्रोसेस जो है ऑटोमेट करती है। जैसे रेज्यूमे स्क्रीनिंग का एक एजेंट, फिर कोडिंग टेस्ट का एक एजेंट, या फिर ऑनबोर्डिंग का एक एजेंट। तो ये सारे एजेंट्स मिलके हायरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करती है। और उसके ऊपर आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, जो लास्ट जो है फाउंडेशन, ऊपर जो है
वो एप्लीकेशंस का है। पर नंदा सर, जैसे अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें तो हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस हफ्ते 26 और 27 जून को राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में AI इनोवेशन समिट का आयोजन हो रहा है, जी। तो क्या विशेष रहेगा? उसके अंदर सारे हिंदुस्तान से तकरीबन 4000 चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं। आपके दोनों गेस्ट भी वहां पर स्पीकर है, आप भी हैं। तो इसका पर्पस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूरे तरीके से वाबस्ता कराना कि करंट AI से उनको क्या बेनिफिट्स हैं। सिर्फ ये बताना कि AI क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कहाँ AI का इस्तेमाल करना, कहाँ नहीं करना। जैसे DPDP एक्ट आज बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है, हिंदुस्तान के अंदर पारित हो चुका है। तो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन AI से लेते हैं, वो उसके सर्वर में जाता है और तमाम दुनिया में घूम जाता है। तो क्लाइंट के डेटा को कैसे सेफ्टी से रखना है, वर्क फोर्स को एथिकली कैसे इन्वॉल्व करना है इन यूजिंग AI का जनरेटिव सिस्टम क्या है, हाउ वी यूज AI टू क्रिएट वैल्यू। हमारा अपना इंस्टीट्यूट का एक चैट GPT है, अच्छा, हम उसको CAGPT कहते CAGPT। हैं। वो अलग एक एरिया है जहां का डाटा बाहर नहीं जाता। और अब CA से रिलेटेड, डिसिप्लिनरी कमेटी से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एश्योरेंस स्टैंडर्ड, सस्टेनेबिलिटी, ESG, जो भी लेटेस्ट चेंजेस हैं वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो बेसिकली हम अपने मेंबर्स को बताना चाहेंगे कि किस तरह वो AI को यूज कर सकते हैं। AI एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा जी। है, लेकिन लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि प्रोफेशनल्स को एम्पावर कर रहा है। जी, AI इज एन असिस्टेंट टू अस, इट एम्पावर्स अस, ताकि हमारा पहले वाला काम कम हो जाए और जो डाटा हमें एनालाइज होके मिले उसके ऊपर हम कैसे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी हम अपने मेंबर्स को बताना चाहेंगे। बिल्कुल। उसका पर्पस जैसे कि नंदा सर ने अभी कहा कि AI कहाँ पर हमें यूज़ करना है, ये हमें सीखना है और सिखाना है। डॉक्टर प्रीत, आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो हमारा सेगमेंट है ये करियर सेगमेंट है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यूथ हमारे साथ में ज़्यादा इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी होंगी। अगर आप उनके लिए बताएं कि AI में उनके लिए करियर एक्सपेक्ट्स, उनके लिए स्कोप कहाँ, कौन से क्षेत्र में अवेलेबल हो सकते हैं? देखिए, AI में करियर को अगर हम 3 भाग में डिवाइड कर दें, जी। तो पहला, जैसे उन्होंने अलग अलग लेयर्स बताएं, तो उन लेयर्स में सबसे पहले तो इंजीनियरिंग के जॉब्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जी। कोई ना कोई उसको सेटअप करेगा। उन्होंने जैसे CAGPT बनाया, किसी ने CAGPT बनाया होगा, कोई उसकी टेस्टिंग करेगा। दूसरा है रेड टीमिंग, क्योंकि AI की क्षमता बढ़ती जा रही है, इसकी गार्ड रेल्स, इसकी रिस्पॉन्सिबल AI, इसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसको टेस्टिंग करने के लिए, उसको पारित करने के लिए, जैसे अकाउंटिंग के लिए हमारे पास CAs होते हैं, वैसे AIs की गार्डरेल के लिए भी हमारे पास शायद एक नया प्रोफेशन या एक नया सेट ऑफ वर्क स्ट्रीम निकलेगा इसमें से, जो बताएगा कि ये AI चाइल्ड सेफ है, या ये AI मेडिकल सेफ है, या ये AI लीगल सेफ उसकी है। लिमिटेशंस हम तक पहुंचाएंगे। लिमिटेशंस होंगी जो उसको पारित करेगा कि हाँ, ये आप गार्डरेल से नहीं तोड़ सकते। जी। तीसरी तरह की जो चेंजेस आएंगे वो है जो अभी हमें नहीं पता है। आप देखें कि जब ATMs आए थे तो बैंक टेलर्स की जॉब्स उसके बाद बढ़ी हैं, जबकि वो बैंक टेलर का काम करता था एक तरह से। ऐसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन में AI आएगा तो वो बहुत सारी एंसिलरी अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा। उसके लिए जरूरी है हमारे पास डोमेन एक्सपर्टीज हो, हमारे पास AI एक्सपर्टीज हो और लर्नेबिलिटी हो। यू शुड बी रेडी टू अनलर्न एंड रीलर्न, और ये बहुत तेजी से करना पड़ेगा। शायद पहले 5 साल में आप कुछ नया सीखते थे, अब आपको शायद 5 महीने में सीखना पड़ेगा। तो ये 3 अलग और स्ट्रीम्स सीखने के लिए एक जो नया ट्रेंड आजकल देखा जा रहा है वो है कोलैबोरेशन इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में। तो इस समिट में कुछ MOU साइन भी होंगे। MOU साइंस है, हमारे 2 MOU साइंस हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमारे एक सेशन है इंडस्ट्री इंटरफेस का, जिसमें ये डिस्कशन किया जाएगा कि इंडस्ट्री को कैसे फैसिलिटेट करते हैं। इंस्टीट्यूट बहुत MOU साइन करता है। पर्पस क्या होता है, हम सर्वम के साथ MOU साइन कर रहे हैं। पर्पस है कि किस तरीके से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें जहां इंडस्ट्री मैक्सिमम बेनिफिट ले आएगा, एंड दैट टू विद ट्रस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके ऊपर कितना विश्वास हो, एथिक्स पूरी तरह से पूरे हो, ताकि कहीं भी जो हमारा इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ एथिक्स है उस पर आघात ना हो। उसके साथ चलते हुए कैसे हम एक बेनिफिट दे सकते हैं इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री के काफी लोग आ रहे हैं, CFOs आ रहे हैं, we have called CTOs, we have called CEOs also, so that they can discuss, even people from technology background जो AI को ड्राइव करते हैं, AI कंपनीज को ड्राइव करते हैं, हमने उनको भी बुलाया ताकि एक ओपन प्लेटफॉर्म हो, प्रॉपर डिस्कशन हो और हम डिराइव कर सके कैसे AI हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो सकता है इन अ ट्रस्टेड वे, ताकि उसमें कोई हेलुसिनेशन, कोई गलत इंफॉर्मेशन ना हो। बिल्कुल। नित्या जी, कहीं ना कहीं आज भी एक ऐसा मानसिकता लोगों के मन में बनी हुई है कि AI आने के बाद में जॉब्स को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी उनको रहती है। तो क्या लगता है आपको, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें या एज अ चैलेंज इसको देखना चाहिए?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल लोगों के मन में आ रहा है कि एआई मेरा जॉब ले लेगा, मुझे इररिलेवेंट कर देगा। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी ही है मेरे हिसाब से। इसको एक नेगेटिव एक नेगेटिव आउटलुक से नहीं देखना चाहिए। देखिए, मानवता की हिस्ट्री में काफी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आई हैं, टेक्नोलॉजीज आई हैं, बट ह्यूमैनिटी हैज ऑलवेज लर्न्ड फ्रॉम दैट एंड मूव्ड ऑन, दे हैव इवॉल्व्ड। तो अभी जो एआई है, इसमें भी दिस इज अ डिसरप्शन। ऐसा नहीं कि एआई से कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बहुत चेंज होने वाला है। लेकिन एज ह्यूमन बीइंग्स वी नीड टू लर्न, वी नीड टू know that the future is going to be very different from present, and display that growth mindset। वो सीखने की क्षमता होनी चाहिए और वो इच्छा होनी चाहिए। जिनमें वो नहीं है, they will be always जी बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एआई एरा में जी नित्या जी गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज आर आल्सो सपोर्टिंग। जैसे इंडस्ट्री एकेडमी में जो कोलैबोरेशन हो गया, इसमें जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपस्किल किया जा रहा है, सो दैट दे आर रेडी फॉर द एआई, रेडी टू लर्न। तो आपने जैसा कि बताया कि लर्निंग, सीखने की क्षमता और इच्छा दोनों चीजें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, रीस्किलिंग अपस्किलिंग जरूरी है। लेकिन फ्रांस में अभी जब G7 समिट हुआ तो हमने देखा कि पूरे विश्व के सेंटर स्टेज पे एआई ही मुद्दा था। तो नीस में जो भारत इनोवेटर्स की प्रदर्शनी लगी, और ये मेडन प्रदर्शनी थी, आपको बधाई। थोड़ा बताइए, इनक्यूबेटर तो हमने सुना था, अब भारत इनोवेट भारत सरकार का एक्सेलरेटर है, तो ये कैसे मदद करता है टेक स्टार्टअप्स को? देखिए, ये एक डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए है। डीप टेक स्टार्टअप्स परिभाषा अनुसार ज़्यादा समय लेते हैं जेस्टेशन के लिए, ज़्यादा शोध होता है, और इट इज़ सेंटर्ड अ लॉट मोर ऑन रिसर्च, राइट। अब इनकी ज़रूरतें एक आम एमएसएमई से, एक आम स्टार्टअप से थोड़ी बढ़कर होती हैं। समझ पाना कि एक डीप टेक स्टार्टअप क्या करता है अपने आप में शायद 5 से 10 मिनट ले लेगा, जो कि एक नॉर्मल स्टार्टअप आपको शायद 1 मिनट में बता देगा कि हम आपको टैक्सी प्रोवाइड करते हैं। तो पहली तो इस पूरी चीज़ को समझना, दूसरा उसको एक एनवायरनमेंट देना जिसमें पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स और मार्केट तीनों लोग मिलकर उस चीज़ को समझकर प्रोत्साहन दे पाएं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना और ये बताना कि इंडिया हैज अराइव्ड। तो एआई भी डीप टेक का हिस्सा है? जी जी। और वहां पर एआई के स्टार्टअप्स थे? एआई के भी स्टार्टअप्स थे। और वर्ल्ड कितना आगे पहुंचा है, और फिर जो लोग वहां आए फुटफॉल्स भारत इनोवेट्स में, क्या रिस्पॉन्स रहा? आई थिंक सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को अचंभा हुआ देखकर कि इंडिया डीप टेक में इतना आगे है। हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो ग्लोबली 1/20th कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियोस। अवतार एआई का था, सर्वम यूनिकॉर्न बना, सर्वम ने अबाउट $250 मिलियन रेज किए वहां पर। ऐसे ही ब्लू मशीन्स था जो वॉइस एआई पे काम कर रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एआई के कटिंग एज स्टार्टअप्स थे जिन्होंने, कुछ ने बिल्कुल फाउंडेशन मॉडल बनाया और कुछ ने एक एप्लीकेशन उसके ऊपर लेयर ऐसा डेवलप किया जो विश्व प्रसिद्ध अब हो रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब जब भारत सर्विस इकोनॉमी से, नंदा सर, इंटेलिजेंस इकोनॉमी की ओर ट्रांजिशन कर रहा है, माइंडसेट कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी विद्यार्थी कैसे चेंज करे कि एआई एरा में हम आ रहे हैं और हमें इसे एक टूल की तरह उपयोग करना चाहिए? देखिए जी, ये शुरुआत हो चुकी है। ओके। अब एआई हर कोई जानता है। ओके। एआई का इस्तेमाल जिंदगी के हर तरफ है। आप हेल्थ केयर की बात करें, आप स्पोर्ट्स की बात करें, कितने पेस्टिसाइड, कितने फर्टिलाइजर डालने हैं, कहां पर, किस खेत में, ये एआई डिसाइड करता है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे यहाँ पर ऑटोमेशन, हमारे पे सारा काम अगर हमने करना है, एनालिसिस करना है, रिपोर्टिंग करना है, कोई नोटिस का जवाब देना है, कोई ड्राफ्टिंग करनी, एआई करता है। तो एआई सब लोग जानते हैं। अब समय ऐसा आ गया कि कैसे जो आदमी नहीं जानता वो इसमें इन्वॉल्व हो। तो जैसे मान लीजिए कोई सीए स्टूडेंट है, तो हमारे जो मेंबर्स भी हैं जो आप कोर्स चलाते हैं, AICA लेवल 1, लेवल 2, वो किसके लिए है? और अब तो लेवल 3 भी लॉन्च होने वाला है। हम 26-27 को अनाउंस करेंगे लेवल 3 ऑल्सो। हमारे पास तकरीबन 40,000 से ज्यादा चार्टर अकाउंटेंट है। हमने इस कोर्स को शुरू किया था 2024 के अंदर, वो भी जाके मिड के अंदर, और आज देखिए 2026 के मिड में हम बैठे हैं। तकरीबन 40,000 चार्टर अकाउंटेंट एआई सर्टिफाइड है। अच्छा। और स्टूडेंट्स के लिए ऑरा चलाया है, वो भी एक प्रोग्राम है, पूरे विश्व में चलता है। स्टूडेंट उसको समझ सकते हैं कि किस तरह एआई उनकी जिंदगी में शामिल हो सकता है। और इसका एक अच्छा बेनिफिट है कि एआई इतना आसान है कि जो भी आदमी एआई एक बार सीखना शुरू करता है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। और जिस कमेटी के आप चेयर हैं, AI इन ICI, जी। अगर वो इनकी वेबसाइट पे जाएं, सिर्फ सीए नहीं, कोई भी विद्यार्थी, तो रिसोर्सेज में बहुत से आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल है, जिससे उनको आइडिया लगेगा कि एआई कैसे डिफाइन करता है नॉर्मल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को। वेरी इंपॉर्टेंटली अमित जी, ये एक रेवोल्यूशन है। और लोगों में डर, जैसे आपने पूछा कि लोगों को डर है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी टेक्नोलॉजी ने
प्रोफेशनल्स को डिस्प्लेस नहीं किया, एरेडिकेट नहीं किया, उसने उनको एम्पावर किया, ट्रांसफॉर्म किया है। तो एआई पूरे देश को ट्रांसफॉर्म करने लगेगी। और G7 के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था जियो पॉलिटिकल एआई, कि देश के लिए एक प्रायोरिटी बन गया। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है कि एआई कैसे बेहतर कर सकता है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। जी बिल्कुल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉम्प्ट। तो यदि आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी भी है। तो चलते चलते डॉक्टर प्रीत, ये सही प्रॉम्प्ट कैसे पूछें? आप समझ लीजिए, अगर आपके ऑफिस में एक नया इंटर्न कोई आता है और आप उसको एक काम देते हैं, तो अगर आप उसको कह देंगे एक चिट्ठी बना दो किसी के लिए, तो वो बुरा काम करेगा। अच्छा। अगर आप बताएंगे कि पिछली बार चिट्ठी ऐसे बनी थी, चिट्ठी इसको लिखनी है, इन्होंने पढ़नी है, ये करना है, ये मत कीजिएगा, वो अच्छा काम करेगा। एआई बिल्कुल समान है। आप उसको बताएं कि अच्छा आउटपुट क्या है, आपको क्या चाहिए, ऑडियंस क्या है, आप जितना बेहतर अपने काम को डिफाइन कर क्लियर पाएंगे। इंस्ट्रक्शंस जरूरी तो है। आज अमरीश पुरी जी का जन्मदिन है। अगर मैं कहता हूँ मोगेम्बो, तो एआई कह देगा खुश हुआ। आज कार्यक्रम में आके एआई पे चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रीत, नित्या जी बैंगलोर से, और यहाँ सीए चरणजोत सिंह नंदा सर, आपका बहुत बहुत Thank you. आभार। थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। सर।